नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का बहुत प्यारा टाइटल है, उसका नाम है आपके पास 2022 के जो हमारे पास यहाँ पर PYQ और PYQ किससे रिलेटेड, तो आंसर है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं। उनके बारे में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करूंगा कि बेसिकली रिसर्च में 2022 की तुलना में 24 में कैसे आपको अंतर आता हुआ दिखाई दिया। और जरा सा भी अगर आपके पास केवल सतही नॉलेज होता है तो क्या उस सतही नॉलेज के बिहाफ पर आप उन क्वेश्चंस को बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, आदि बातें कहीं ना कहीं निर्भर करती हुई दिखाई देती है। तो चलते हैं, आज जो है मैं आपको यहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड के प्यारे वाले प्रश्न जो है डिस्कस करता हूं। प्रश्न आया इसमें, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। वाह, मजा आ गया। ऐसा तो प्रश्न हमने 2024 वाला जो एग्जाम था उस एग्जाम में भी इसी प्रकार का प्रश्न देखा, तो आपको लगा कि नहीं वास्तव में बहुत शानदार चीज है ये। तो जब अगर हमारे पास इस प्रकार की बात आती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन पढ़ करके आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर वाइज जो प्रोफेसर लोग होते हैं बेसिकली उनके हिसाब से यहाँ पर कभी कभी जो इनके आंसर ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें भी एक हल्का सा माइनर सा अंतर होता है। देखते हैं इसके 4 ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने सूचना के स्रोतों की खोज करना, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना। तीसरा प्रश्न दिया आपके पास अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। और चौथा पॉइंट आया समस्या के समाधान की खोज करना। अब आपको लगेगा अरे हमने तो याद कर रखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना दे रखा था, लेकिन यहां पर जब प्रोफेसर साहब ने क्वेश्चंस बनाया तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो इसमें है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम इसमें यहां पर क्या करेंगे, तब माना कि उन्होंने कहा कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है, तो माना कि चारों उत्तर गलत है इसमें, लेकिन सबसे कम गलत कौन सा है, ऐसी बात के साथ, ऐसी आइडियोलॉजी के साथ भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको देने चाहिए। जब यहां पर हमारे इसमें इस टाइटल में अगर अपन आगे बढ़े तो सूचना के स्रोतों की खोज करना नहीं, कभी नहीं होगा। शोध प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप कभी नहीं होगा। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना कभी नहीं होगा। फिर यहां पर बात आई इसमें कि अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, हाँ यही होना चाहिए 60% क्राइटेरिया के साथ। समस्या के समाधान की खोज नहीं, समाधान की खोज हम कहां करेंगे, सबसे पहली बार में ही हम समस्या के समाधान की खोज कर लेंगे नहीं। अब बात यहां पर आती हुई दिखाई दिया कि कम सही, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तब आपके पास यहां पर बात आती हुई दिखाई दी कि अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। कि हाँ, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से पहले भी हमारे पास एक माइंड, चूंकि वो स्टेप्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आदमी के दिमाग में जाता है कि यार मैं किस एरिया की तरफ जाऊं, फिर वहां से छोटा, फिर छोटा छोटा, और फिर उसको अपने टाइटल को कहीं ना कहीं कंसाइज करता है। इसलिए इसमें यहां पर आपके पास अगर आप एक रट्टू तोते की भांति जाते वहां और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के पहचान अगर आप वहां पर ढूंढते, तो आपको इस ऑप्शन में यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती हुई दिखाई देती। फिर भी इसमें से यहां पर सटीक वाला, और चूंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो समय रहता है उसके हिसाब से इसका आंसर यहां पर क्या होगा, तो इसका आंसर जाएगा वो पॉइंट अपने पास है यहां पर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कितना प्यारा क्वेश्चन आया। उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बेसिकली यहां पर जो अगर अपन बात करें टेस्ट या इनकी, तो एक आपके पास पैरामीट्रिक होते हैं, दूसरे आपके पास नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। अगर नॉन पैरामीट्रिक का जरा सा फंडा यदि अगर आपको पता होता ना, जरा सा फंडा अगर आपको पता होता तो भी आप इसका आंसर निकाल पाते। ऐसा बिल्कुल हाँ। देखिए जब अगर आपके पास यहां पर ये ऑप्शन आए तो उन्होंने ऑप्शंस में अपने को क्या क्या दिया, एक दिया सह प्रसरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। कभी आपको ऐसा भी आ सकता है ना, ये ऐसा वो लिख देंगे एग्जामिनर महोदय, ये लिख देंगे आपके पास एनकोवा, और फिर आपसे पूछ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म बता दो, तो उस दिन के लिए भी आप तैयार रहिएगा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस।
क्या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं? देखते हैं। अभी यहां पर आया आपके पास मीडियन टेस्ट, माध्यिका परीक्षण, यहां पर आया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कभी कभी आपको एग्जामिनर महोदय यहां पर ये पूछ सकते हैं इसमें कि एनोवा है, इस एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एनकोवा था जिसको अपन ने कहा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। फिर यहां पर बात है आपके पास क्रिटिकल रेशो सीआर, जो आमतौर पर जैसे हिंदी में जटिल अनुपात के रूप में डिफाइन किया, कहीं ना कहीं इसे आप यहां पर टी टेस्ट के रूप में भी डिफाइन करते हो कुछ जगह। ठीक है, अब देखो, अगर इसकी सबसे महत्वपूर्ण एक बात अगर पता होती कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उसमें जो हमारे पास डेटा होते हैं, उसमें जो हमारे पास डेटा होते हैं, जो प्रदत्त होते हैं, जो समंक होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? तो उनका नेचर कैसा होता है? तो वो नॉर्मल वितरण उनका नहीं होता, नॉर्मल वितरण नहीं होता। जो हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जब अगर हम बात करते हैं तो जो डेटा होते हैं, जो हमारे पास यहां पर वक्र बनता है, उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता। इट मीन्स फिर कैसा होता है? तो नॉन नॉर्मल होता है। अच्छा, तो फिर यहां पर अरे हमको तो ये पता है कि जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं तो इसमें जो डेटा चाहिए वो हमको यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। इट मीन्स हमारे पास जब अगर इस प्रकार का टाइटल हो तो हमको यहां पर ये इस स्टाइल में पूरे के पूरे बटे हुए होने चाहिए। अच्छा, तो ये आंसर तो होगा नहीं। अरे जो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी तो यहां पर डेटा जो है वो हमको कैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो आंसर आता है कि ये इसमें भी यहां पर इसकी डिमांड भी है कि नॉर्मल होना चाहिए। और फिर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या प्यारी बात है इसमें। फिर आया क्रिटिकल रेशियो। अरे इसमें भी तो डेटा नॉर्मल चाहिए। जब तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक हम यहां पर बात नहीं करते इसकी। ओहो, तब हमको यहां पर समझ में आया कि इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो नॉन नॉर्मल होता है। इट मींस यहां पर नॉर्मल रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तब इस प्रकार की जब अगर आपके पास बात आती है तो उसको आप माध्यिका परीक्षण कहते हैं। और ये माध्यिका परीक्षण एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इट मींस एनकोवा, एनोवा, जेड टेस्ट, या अगर आप यहां पर टी टेस्ट अगर आदि की बात करते हो तो इनके अंदर आने वाला जो स्टैटिक्स है, टेस्ट है, वो पैरामेट्रिक होती है और मीडियन टेस्ट के अंतर्गत नॉन पैरामेट्रिक है। अगला प्रश्न आपको एग्जामिनर महोदय ऐसे ही पूछ लें कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किस प्रकार का परीक्षण है? वो कह देंगे कि क्या ये पैरामेट्रिक है, बी नॉन पैरामेट्रिक है, बी पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दोनों हैं, और डी दोनों ही नहीं है। तब भी आपके पास यह पर नॉलेज होना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्रिटिकल रेशियो, टी टेस्ट आदि प्रकार के जो हैं ये सब आपके पास पैरामेट्रिक टेस्ट का हिस्सा है ना। अब यहां पर इनके अंदर भी और तबियत के कॉन्सेप्ट बनते हैं कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं, है ना। मैं इसमें बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको आ सकती है आगे कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चर है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर पर जब इफेक्ट देखते हैं और कोई एक ऐसा वेरिएबल इनके बीच में आ जाता है जो इनके रिजल्टों को प्रभावित करता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको कोवेरिएट करना पड़ता है कि कहीं वो जो है वहां पर डिस्टर्ब न कर जाए रिजल्ट को। तो ऐसे टाइटलों को जो हमारे पास एसपीएसएस जैसे जो पैकेज होते हैं उनकी सहायता से उनके इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, वो चीजें आपके पास यहां होती है ना। तो ऐसे अपने पास यहां इनको स्टैटिक्स को लेकर के जो शानदार वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तब मैं वहां पर आपको बताऊंगा। अभी इसका आंसर यहां पर क्या होगा, तो इसका आंसर आपके पास आया वो है मीडियन टेस्ट, इट मींस माध्यिका परीक्षण। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट में मजा तो आएगा या आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों और साथियों के मध्य भी इनको भेजें ताकि इन टॉपिक्स को जब मैं उठाऊंगा एक एक को तो इनके सारे पत्ते शानदार तरीके से खोलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रह जाए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इट मींस यहां पर जो शोध प्रक्रिया के चरण हैं उनको उन्होंने एक लाइन में लिख दिया,
और फिर कहा कि इसमें से कौन सी लाइन सही है जो शोध प्रक्रिया के चरणों को सही तरीके से यहां पर विभाजित करती है, या सही तरीके से कि पहले ये फिर ये फिर ये। चलो देखते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस। अनुसंधान की पहचान करना, उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। क्या ये सही जमा हुआ है? या अनुसंधान की समस्या की पहचान करना, जनसंख्या और न्यायादर्श को परिभाषित करना, प्रदत्तों को एकत्र करना और प्रदत्तों का विश्लेषण करना, क्या यह सही है? अनुसंधान का सर्वे करना, अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, प्रदत्तों का संकलन करना, परिणामों को प्रस्तुत करना, क्या ये स्टेप्स ये वाली सही है? अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, अनुसंधान की परिकल्पना का परीक्षण और अनुसंधान परिणामों का प्रतिवेदन करना, क्या ये सही है? तो आप इसमें से यहां पर ही देखेंगे तो बकायदा बिल्कुल मैक्सिमम को ये समझ में आता है इसमें कि हम अगर इसके यहां पर लॉजिकली वाले क्रम की अगर बात करें तो यहां से चालू होती कहानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, अनुसंधान समस्या की पहचान कर उसे परिभाषित करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, फिर यहां पर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमारे द्वारा परिकल्पनाएं बनाई गई उनको टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में परिणामों का प्रतिवेदन देना, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं जो हमारे रिजल्ट आए उसकी। तो इसलिए इसका यहां पर प्रॉपर और सही वाला आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपके पास आएगा ए। बाकी जो है इसमें यहां पर इस ऑप्शन के प्रश्न के हिसाब से बाकी ऑप्शन यहां पर नहीं आएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा था इन्होंने 2022 में? एक और रिसर्च का क्वेश्चन पूछा इन्होंने औपचारिक शिक्षा के बारे में, जनजातीय लोगों की धारणा, है ना। टाइटल दे दें, आपको टाइटल दे दिया, और टाइटल क्या दे दिया कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके बारे में, जो हमारा शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, उसकी जो है यहां पर क्या थीम होती है, क्या वो सोचते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो होता है, जनजाति लोगों की क्या धारणा होती है ना। शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? तो उन्होंने आपको यहां पर कहा, उन्होंने टाइटल दे दिया। अब हम उसको वहां पर क्या इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कह दें, या क्या इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कह दें? ये 4 ऑप्शंस आप देखिए यहां पर क्या है। इसमें आया आपके पास ए हिस्टोरिकल, बी एक्सपेरिमेंटल, सी एक्स पोस्ट फैक्टो और डी आया आपके पास इथोनोग्राफिक। मतलब इसमें से ये यहां पर कहां जाएगी? ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, जैसे आया औपचारिक शिक्षा के बारे में, जनजातीय लोगों की धारणा। बेसिकली जब अगर हमारे पास यहां पर किसी जाति, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी समुदाय या किसी धर्म विशेष की या संस्कृति की जब अगर हम यहां पर बातों को देखने का प्रयास करते हैं, तो जो इस प्रकार या किसी का जनजाति का किसी धर्म विशेष का जो है एटीट्यूड को अगर हमको देखना है, तो इस प्रकार की जो बातें आपके पास होती है वो कहां जाती है? तो वो जाती है आपके पास यहां पर इथनोग्राफिक में। तो यहां टाइटल दे दिया। अब अगर आ जाए कि उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना, उपलब्धि पर बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना, तो ये टाइटल आपके पास जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अगर यहां पर आ जाता है कि किसी समुदाय विशेष में या किसी घटना जो है कोई घटित हो गई है और कहा कि इसको कैंसर क्यों हुआ, कैंसर के कारणों का अध्ययन करना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो हमारे पास जो भी पहले हो चुका है, उनकी नीतियां, उनके उद्देश्य आदि बातों को बढ़िया तरीके से यहां पर देखना, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए उसके क्या कंक्लूजन निकाले जा सके। उस बात को हम यहां पर कहां देखते हैं? तो टाइटल आपके पास हिस्टोरिकल है। देखो इसमें आंसर यहां पर क्या करें? डी। बड़ा प्यारा प्रश्न है, एक्स पोस्ट फैक्टो आ सकता है। बहुत सिंपल कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, कोई एक्स में घटना घटित हो चुकी है, अब उस घटना के घटित होने के कारणों का अध्ययन करना है। जो एक्स में जो पहले कोई घटना घटित हो जाए और उसके जब कारणों का अध्ययन करने की अगर बारी आती है, तो वो होती है आपके पास यहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंतर्गत। विद्यार्थियों का असफल हो जाना, घटना घटित हो गई, सब असफल हो गए, सबकी जो है वो 12 बज गई,
अब उनके कारणों का अध्ययन करना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। व्यक्ति को कैंसर क्यों हुआ, उसके घटना घटित हो गई, कैंसर हो गया, कारणों का अध्ययन करना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कोई घटना घटित हो जाए, उसके बाद जब उसके कारणों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम यहां पर रखते हैं। अब इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, तो उसका आंसर आपके पास है इथनोग्राफिक की किसी जनजाति विशेष की हम यहां पर जनजाति लोगों की धारणा, एटीट्यूड आदि के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की चीजें हमारे पास कहां जाती है, तो नृवंश विज्ञान के अंतर्गत, ये जिसे हम इथनोग्राफिक रिसर्च के नाम से जानते हैं, ये टाइटल आपके पास वहां जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए 4 का यहां पर आंसर क्या, तो इसका आंसर गया आपके पास है ना डी। अगर आ जाए कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, उस कैंसर के कारणों का अध्ययन करना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटना घटित हो गई, है ना। अगर यहां वो लिख देते हैं इस प्रकार का कि कक्षा 9वीं के सेक्शन बी के छात्रों के असफलता के कारणों का अध्ययन करना, सभी छात्र असफल हो गए, उनके कारणों का अध्ययन करना, तब आप वहां पर क्या कहते हैं, घटना घटित हो गई, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर बात आती कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की उपलब्धि पर उनकी बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा टाइटल आ जाता, तब आप कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बड़े अच्छे पॉइंट हैं, इनको भी अपन शानदार तरीके से एक एक करके यहां पर लेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें समझ में आया होगा, उसमें वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ, इसमें यहां पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अपने पास यहां पर जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो 2022 में आया, वो कौन सा है, ये है एसपीएसएस। एसपीएसएस का फुल फॉर्म पूछ लिया। सामान्यतः एमपीपीएससी में कई बार जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने यहां पर दिया, सामाजिक अध्ययन के लिए सांख्यिकी पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। न्यायाधीश अध्ययन के लिए सांख्यिकी पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सैंपलिंग स्टडीज। सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। सामाजिक सेवा के लिए सांख्यिकी पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल सर्विस। अब देखो, जरा सा यदि अगर आपके पास यहां पर नॉलेज नहीं होता तो चलो इस पॉइंट को तो आप क्रॉस कर दोगे, इसको भी क्रॉस कर दोगे, है ना। ये वाला जो पॉइंट आपके पास, इसको नहीं, अब इसको रखते हैं, इसको क्रॉस कर दोगे। एक तो किसको, सी को कर दिया, और एक अपन ने यहां पर हाँ इसको क्रॉस कर दिया, इसको जो है क्रॉस कर दिया। 2 ऑप्शन तो इसमें से उड़ गए, बी और सी। अगर थोड़ा सा आपका अगर इसमें सही पड़ा हुआ न हो, बी और सी नहीं, ये वाले, अगर अपन ने यहां पर थोड़ा सा जो है अगर अपन ने उल्टा सीधा अगर पढ़ लिया, तब ऐसी स्थिति में गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाएगी। बेसिकली जब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज, है ना, और स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। अरे यार बोले, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन और सोशल जो है वो साइंस एक ही प्रकार का तो टाइटल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एग्जामिनर ने जो गलत उत्तर था उसको रख दिया पहले, ताकि जिनको अच्छा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल, हाँ स्टडीज, ठीक है यार बोले यही सही होगा, आगे तक जाना ही नहीं इसमें। जबकि इसमें यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या है, तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जब आपके पास यहां पर न्यूमेरिकल डेटा होता है तो उस न्यूमेरिकल डेटा को जहां आपको लगाना होता है तो उसके लिए जो एक पैकेज होता है उसको नाम दिया गया है यहां पर सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज। इट मींस यहां पर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इस प्रश्न का यहां पर सटीकता के साथ आंसर होगा, है ना। तो चारों ऑप्शन इसमें यहां पर बनाए जिसमें 2 आंसर बहुत नियर के, और जो गलत वाला था साइंस की जगह स्टडीज लिख करके आपको कंफ्यूजन हो सका यहां पर कर दिया हो। तो इस प्रकार के जो आपके पास टाइटल होते हैं वो पॉइंट आपके पास हैं। मैं कहूं 2022 के अंदर आने वाले 5 ही क्वेश्चन अच्छे और क्वालिटी वाले थे। अब ये इस प्रकार की चीजें हैं ताकि आगे भी आपका काम और बनता हुआ दिखाई दे, या प्रश्न में किसी पॉइंट से आपको क्लू मिल जाए और आपका काम अच्छे से हो जाए। इसी बात के लिए अपन और इसमें यहाँ पर सेशन देखेंगे और इन टाइटलों को मैं बड़े विस्तार से यहाँ पर लूंगा। आज ये जो 2022 के रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको अपन ने देखा। आज इस सेशन को यही विराम। जय हिंद, जय भारत।